नमस्कार बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान प्रसार में। आज हम जो है क्लास 12 के सेकंड चैप्टर के अंदर एक बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं बेटा। और अब जो है हम पढ़ेंगे बेटा आज की क्लास के अंदर मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत, यानी वो स्रोत जो आप लोगों को जो है मौर्यन पीरियड्स की या मौर्य के अंदर जो राजा रहे थे, जो शासक रहे थे, उन सब की जानकारी हमें जिन जिन स्रोतों से प्राप्त होती है उन सारे स्रोतों को जो है अब डिस्कस किया जाएगा। तो यहां पर हमने कुछ नाम लिखे हैं जो आपको मौर्य वंश की जानकारी देते हैं। यहां पर नाम लिखा बेटा हमने मेगास्थनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस, जैन व बौद्ध ग्रंथ, अभिलेख, सिक्के, पुराण और कलाकृति, इन सब के माध्यम से हमें मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। अब हम एक एक करके समझेंगे कि कैसे ये सारे स्रोत हमें मौर्य काल की जानकारी देते हैं। यहां पर हमने जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है वो क्या बेटा, मेगास्थनीज की इंडिका। तो क्वेश्चन उठता है कि मेगास्थनीज है क्या। मेगास्थनीज एक व्यक्ति का नाम है जिसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। तो ये व्यक्ति था कहां का, कहते हैं कि मेगास्थनीज जो है यूनान का रहने वाला था। यूनान के राजा सेल्यूकस ने जो है मेगास्थनीज से कहा था कि आप भारत जाइए और वहां से चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी प्राप्त करके लाइए। तब जाकर जो है हमारा मेगास्थनीज सेल्यूकस के कहने पर जो है हम देखते कहां पर आता है बेटा, भारत में। ध्यान दो, उस समय जो हमारा मौर्य एम्पायर था भाई, वो मौर्य एम्पायर जो है पूरा ये जो हिस्सा दिख रहा है ये पूरा आपका मौर्य साम्राज्य था। इसके अंदर आप देखोगे भाई तो यहां पर भारत तो था ही, और साथ साथ में ये जो इलाका है ये आपके पाकिस्तान का है, वो अफगानिस्तान का है, ये आपका पाकिस्तान है, ये आपका अफगानिस्तान है, ये हमारा इंडिया है। बट इंडिया पूरा नहीं भाई, इंडिया पूरा नहीं, हमारा इंडिया जो है साउथ में यहां तक, और पूर्वी राज्य भी ज्यादा नहीं था। इन पूर्वी राज्यों को छोड़ दिया जाए तो ये पूरा भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये सब मिलाकर क्या था बेटा, हमारा मौर्य साम्राज्य था। और इस मौर्य साम्राज्य को कंट्रोल कर रहा था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जिसकी राजधानी कहां पर थी बेटा, मगध के अंदर, जो वर्तमान समय के अंदर आज पटना है, उसको क्या नाम दिया गया था भाई, पाटलिपुत्र नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था भाई इसको, पाटलिपुत्र। तो इस पाटलिपुत्र के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य था, या फिर कहा जाए पूरे एम्पायर को यहां से कंट्रोल किया करता था। तो हम देखते हैं कि जब मेगास्थनीज आया, मेगास्थनीज कहां का रहने वाला था भाई, यूनान का रहने वाला था। कभी आप वर्ल्ड मैप देखना भाई तो अफगानिस्तान, ईरान, इराक के पास यहां पर आपका एक देश पड़ता है यूनान। यूनान के राजा जो थे सेल्यूकस, उन्होंने जो है मेगास्थनीज को भारत भेजा था ताकि वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता लगा सके। तो जब मेगास्थनीज यहां पर आता है, जो चंद्रगुप्त जो है जब मेगास्थनीज यहां पर आता है चंद्रगुप्त मौर्य के काल के अंदर, तो उसके दरबार में पहुंचता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है मेगास्थनीज का स्वागत करता है। क्यों? क्योंकि भाई जो मेगास्थनीज था वो एक राजदूत बनकर आया था और राजदूतों को मेहमान के समान समझा जाता था। तो कहते हैं कि मेगास्थनीज लगभग जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 5 वर्षों तक रहा था, और 5 वर्षों के दौरान उसने मौर्य साम्राज्य का भ्रमण किया था। भ्रमण करते समय उसने ये पता लगाया कि चंद्रगुप्त मौर्य पूरे एम्पायर को कंट्रोल कैसे करता था, इसका प्रशासन कैसा था, यहाँ की आर्थिक व्यवस्था क्या है, सामाजिक स्थिति कैसी है, यहाँ की धर्म को किस तरह फॉलो किया जा रहा है। इन सारी जानकारियों को जो है उसने 5 सालों के अंदर प्राप्त किया, और फिर एक पुस्तक लिख दी। किसने भाई, मेगास्थनीज ने फिर एक पुस्तक लिख दी इंडिका। उस इंडिका के अंदर उसने मौर्य साम्राज्य के बारे में सब कुछ लिख दिया जो उसने वहां पर देखा या सुना था। देखना मतलब आपका प्रशासन को देखा, वहां की राजनीतिक व्यवस्था देखी, आर्थिक व्यवस्था देखी, इन सबको जो है मेगास्थनीज ने एक बुक में लिख दिया जिसका नाम क्या था भाई, इंडिका। क्या नाम था भाई, इंडिका। अब आगे ध्यान दो, अगला हमारा जो सेकंड पॉइंट है बेटा वो क्या बेटा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। क्या बेटा हमारा बेटा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अब कौटिल्य की बात की जाए तो कौटिल्य कौन है, कौटिल्य कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था, जिसको हमने चाणक्य नाम से पढ़ा है। किसके नाम से बेटा, चाणक्य के नाम से हमने इसको पढ़ रखा या फिर हम उसको जानते हैं। इनका एक और नाम था विष्णुगुप्त। क्या नाम था बेटा, विष्णुगुप्त। तो यानी जहां कहीं भी आपको किसी भी पुस्तक के अंदर विष्णुगुप्त मिल जाए, चाणक्य मिल जाए, कौटिल्य नाम दिखा मिल जाए, तो ये सब कुछ और नहीं बल्कि एक ही व्यक्ति का नाम है जो चंद्रगुप्त मौर्य के शिष्य थे।
कहते हैं कि चाणक्य की वजह से ही चंद्रगुप्त मौर्य जो है प्रशिक्षित हुआ था, ट्रेंड हुआ था, युद्ध कौशल, कला कौशल जो थी और जो भी सैनिक ज्ञान था, साम्राज्य ज्ञान था, ये सब कुछ जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य से ही प्राप्त किया था। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था तो अपने साम्राज्य के अंदर कौटिल्य को ही अपना सलाहकार बनाया था और प्रमुख मंत्री का पद भी किसको दिया था भाई? कौटिल्य को ही दिया था। किसने भाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य को कौटिल्य काफी करीबी से जानता था, इसलिए कौटिल्य ने जब अपनी पुस्तक लिखी ना भाई अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र के अंदर उसने ये सब दिखाया कि चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध कैसे करता था, युद्ध करते समय जो वो नीतियां फॉलो करता था वो मुझसे पूछ के करता था, यानी कहीं ना कहीं चाणक्य से पूछ के करता था और चाणक्य से सारी जानकारियां लेता था। तो युद्ध किस किस से किए, कहां पर विजय प्राप्त की, साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार कहां तक हो रखा था और प्रशासन को मजबूत करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरह के कदम उठाए थे, ये सारी जानकारी हमें कहां से मिल जाती भाई? कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक मुद्रा राक्षस से। कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक मुद्रा राक्षस से। अब ध्यान दो, ये हमारा सेकंड हो गया भाई। थर्ड क्या बेटा हमारा? विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस, विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस। अब ध्यान दो, ऊपर क्या था? अर्थशास्त्र, यहां पर कौन सा आ गया बेटा? मुद्रा राक्षस। बट दोनों में अंतर है। मुद्रा राक्षस एक नाटक है और अर्थशास्त्र एक ग्रंथ है। तो हम जब देखते हैं मुद्रा राक्षस की, तो मुद्रा राक्षस नामक नाटक को लिखा था किसने भाई? विशाखादत्त ने। भाई कैसे लिखा था भाई? इसमें क्या बताया था? क्या ये मौर्य काल की जानकारी दे रहा है? क्या ये मौर्य काल का था? भाई ये मौर्य काल का नहीं था। कहते हैं कि जैसे आपके मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था तो भारत में सातवाहन साम्राज्य दिखाई दिया था। उसके बाद शकों और कुषाणों ने शासन किया था। जब उनका भी पतन हो गया था तब भारत के अंदर एक सबसे समृद्ध साम्राज्य की नींव पड़ी थी जिसका नाम था गुप्त साम्राज्य। जिसका नाम क्या था भाई? गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त शासन काल के दौरान एक व्यक्ति थे बेटा जिनका नाम था विशाखादत्त। तो विशाखादत्त ने अपने नाटक मुद्रा राक्षस के अंदर मौर्य काल का वर्णन किया। मौर्य काल का वर्णन कैसे किया भाई? इन्होंने मौर्य काल का वर्णन करने के लिए मगध साम्राज्य के नंद वंश का उदाहरण लिया। किसका भाई? नंद वंश का। कहा गया कि मगध पर, यानी जहां पर आज हमारा पाटलिपुत्र है भाई, पाटलिपुत्र जो मगध का हिस्सा था, पहले ये एक मगध साम्राज्य था और मगध साम्राज्य के अंदर जब नंद वंश का शासन शुरू हुआ था तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था उसको हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने और मौर्य साम्राज्य की नींव वहां पर रख दी थी। तो आपका जो साम्राज्य का हस्तांतरण हुआ था नंद वंश से मौर्य वंश के बीच में, तो ये हस्तांतरण हुआ था किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ कौटिल्य की वजह से। कौटिल्य की नीतियों की वजह से जो है आपके नंद वंश को हराकर जो है वहां मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई थी। तो कैसे वो हस्तांतरण हुआ, कैसे नंद वंश हारे, कैसे चंद्रगुप्त मौर्य विजय होता है और चंद्रगुप्त मौर्य विजय होते ही किस तरह के प्रशासन नीतियों को अपनाता है, ये सारी की सारी जानकारी जो है कहां से मिल जाती है बेटा? में विशाखादत्त के मुद्रा राक्षस से। ठीक भाई, तो ये एक एक करके हमने 3 पढ़ लिए। तीनों क्या है बेटा? मौर्य काल की जानकारी के स्रोत है भाई। अब आगे आ जाओ, अगला क्या है? जैन व बौद्ध ग्रंथ। भाई इतिहास के अंदर ना हर जगह ना मौर्य शासकों को लेकर एक बहुत बड़ी डिबेट छिड़ी रहती है कि जो मौर्य शासक थे क्या वो जैन धर्म के थे, क्या वो बौद्ध धर्म के थे? कहते हैं कि भाई बौद्ध धर्म का फैलाव अशोक के द्वारा किया गया था। बौद्ध धर्म का फैलाव अशोक के द्वारा किया गया था। तो बुद्धिस्ट कहते हैं कि भाई अशोक बुद्धिस्ट था, यानी दूसरे जो मौर्य शासक थे वो भी बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। और जैन धर्म के लोग क्या बोलते हैं? नहीं भाई ये मौर्य शासक जैन धर्म के लोग थे। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि शायद हो सकता है चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, बिंदुसार ये सब जैन धर्म के लोग थे, बट अशोक ने धर्म में परिवर्तन किया था और उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसीलिए कहीं ना कहीं जो है बुद्धिस्ट बोलते हैं कि अशोक बुद्ध प्रेमी था और जैनी बोलते हैं कि नहीं भाई वो जैन धर्म का प्रेमी था। इसलिए हम देखते हैं कि चाहे जैन ग्रंथ हो चाहे बौद्ध ग्रंथ हो, दोनों ही ग्रंथों में हमें मौर्य शासकों की जानकारी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि दोनों ही ग्रंथों ने मौर्य शासकों के बारे में अपने ग्रंथों में बताया है। तो कहीं ना कहीं ये ग्रंथ भी क्या बेटा हमें मौर्य वंश की जानकारी दे रहे हैं। आगे क्या बेटा हमारा अभिलेख। अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शंस, ये आपको पता होगा, हमने पहले भी कई बार पढ़ लिया है। वो अभिलेख क्या होता है?
अभिलेख एक हार्ड सरफेस पर यानी कठोर सतह पर लिखा हुआ कुछ भी होता है, लाइक वो पत्थर पर हो, धातु पर हो, उसको आप अभिलेख कहते हो। तो हमने फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं कि हड़प्पन पीरियड के अंदर यानी हड़प्पा काल के अंदर हमें अभिलेख मिले थे, लेकिन उसकी लिपि ना समझ पाने के कारण हम आज तक हड़प्पा की जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए हैं। हम हड़प्पा के अभिलेखों को समझ नहीं पाए हैं। लेकिन जैसे ही हड़प्पा का पतन होता है, वैदिक काल शुरू होता है, महाजनपद आते हैं, मगध साम्राज्य आता है, मौर्य साम्राज्य आता है, लेकिन हड़प्पा के बाद हमें अभिलेख नजर नहीं आते हैं। हमें अभिलेखों की प्राप्ति कब से हुई बेटा? जब अशोक का शासनकाल शुरू हुआ। अशोक ने अपने शासनकाल के अंदर कई तरह के अभिलेख लिखवाए, शिलालेख भी लिखवाए, स्तंभ लेख भी लिखवाए, कई तरह के अभिलेख जो हैं अशोक ने लिखवाए थे। और आज हम देखते हैं कि अशोक के बाद जितने भी राजा हुए हैं, हर काल के अंदर हमें अभिलेख प्राप्त होने लग गए। यानी अशोक के काल के बाद हमें अभिलेखों में निरंतरता प्राप्त होने लग गई, और यह कहा गया कि अभिलेखों से हमें मौर्य काल की काफी ज्यादा जानकारियां प्राप्त होती हैं। और कई बातों तो ऐसी बताई गई हैं कि अगर अभिलेख ना होते, खासकर अशोक के अभिलेख ना होते, तो शायद हमें भारतीय प्राचीन इतिहास के सबसे बड़े राजा समुद्रगुप्त की जानकारी भी प्राप्त नहीं हो पाती। एक ऐसा राजा जिसने लगभग पूरे भारत पर राज किया था, जिसको आज इतिहास के अंदर भारतीय नेपोलियन के नाम से जानते हैं, उस राजा की जानकारी हमें अभिलेख से मिलती है। यानी अगर अभिलेख ना होते तो शायद हम समुद्रगुप्त की जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते। तो इसलिए कहा गया है कि अभिलेख भी हमें मौर्य काल की जानकारी देते हैं। अगला क्या है बेटा? सिक्के। आप सिक्कों की बात करें, क्या सिक्के भी जानकारी देते हैं? भाई देते हैं, क्यों लेते हैं भाई जानकारी? ध्यान देना। यहाँ पर भारत के अंदर जो आरंभिक सिक्के थे, उन आरंभिक सिक्कों को हमने नाम दिया है आहत सिक्के। क्या नाम दिया बेटा हमने उसको? आहत सिक्के। आहत सिक्के आपको पता होगा, एक तरह का छपाई वाला सिक्का होता था, चाहे वो कोई भी आपका वस्तु ले ली, उस पर मोहर बना दी, भाई सिक्का बन गया। लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर परिवर्तन आता है, कांसे के सिक्के चालू होते हैं, तांबे के सिक्के चालू होते हैं, चांदी के सिक्के चालू होते हैं, तो कहीं ना कहीं सिक्के हमें प्राप्त होने लग जाते हैं। तो कहा गया है कि हड़प्पन पीरियड से लेकर हर्षवर्धन के काल तक, ये प्राचीन जो काल है भारत का, हड़प्पा से लेकर हर्षवर्धन तक, तो हर काल के अंदर अलग अलग सिक्के प्राप्त हुए हैं। लेकिन सबसे अधिक मात्रा में जिस काल के अंदर हमें सिक्के प्राप्त हुए हैं वो है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य में जितने भी सिक्के हमें मिले हैं वो बहुत ज्यादा थे, सर्वाधिक थे, और यहाँ पर हर तरह के धातु के सिक्के प्राप्त हुए हैं, चाहे वो चांदी हो, सोना हो, तांबा हो, कोई भी हो, हर तरह के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि प्राचीन काल के अंदर सबसे समृद्ध प्रदेश या समृद्ध साम्राज्य गुप्त साम्राज्य था। लेकिन इन सिक्कों में, गुप्त साम्राज्य को हमने जो समृद्ध शासक कहा है, उसके अंदर सोने के सिक्के भी है। सोने के सिक्कों से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन या फिर कहा जाए एक जानकारी जो है आपको पता होनी चाहिए, वो ये था कि भारत के अंदर सबसे पहले सिक्के चलाए थे सोने के सिक्के कुषाण वंश ने। किसने बेटा? कुषाण वंश से, यानी जो गुप्त साम्राज्य से पहले जो साम्राज्य था कुषाण वंशों का, उन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे। कुषाण वंश के एक राजा थे, नाम था उसका कनिष्क प्रथम। क्या नाम था बेटा? कनिष्क प्रथम। कनिष्क प्रथम ने पहली बार भारत में सोने के सिक्के चलाए थे। बट वो बात अलग है कि इनके सोने की सिक्के की जो गुणवत्ता थी वो काफी कम थी, और आकार भी इनका एक सही आकार इनका नहीं था। लेकिन जब गुप्त काल आता है तो गुप्त काल के अंदर सोने के सिक्कों के अंदर बहुतायात हमें वृद्धि दिखाई देती है। यानी उसके में जो सिक्के हैं वो सिक्के के अंदर गुणवत्ता भी थी, प्लस उनका आकार भी बहुत अच्छा था। तो इसलिए हमें गुप्त काल के अंदर सोने के सिक्के बहुत ज्यादा मिलते हैं। लेकिन कनिष्क प्रथम से पहले के काल के अंदर हमें सोने के सिक्के बहुत ही रेयर मिलते हैं, या भी कहा जाए शुरुआत सोने के सिक्के इनकी काल से हुए थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सिक्के की बात करें तो सिक्के जो है ना आपको मौर्य काल की आर्थिक जानकारी दे रहे हैं कि वहां की आर्थिक मजबूती क्या थी। कहते हैं कि सिक्कों से हमें धर्म की जानकारी मिलती है, क्योंकि अशोक ने अपने सिक्के के दूसरी साइड, यानी एक साइड तो अपने चित्र थे, दूसरी साइड मातृ देवी के चित्र भी क्या बेटा अंकित करवा रखे थे। और हम बात करें कनिष्क प्रथम की, तो कनिष्क प्रथम ने जहां जहां भी शासन किया था
और हर प्रदेश में अलग अलग देवता देवी होते थे, तो उन्होंने उन प्रदेश के अंदर विभिन्न प्रदेशों के अंदर अलग अलग सिक्के चला दिए और हर सिक्कों के अंदर वहाँ के जो भी देवी देवता थे उनको अंकित कराया। यानी सिक्के आपको धार्मिक जानकारी भी दे रहे थे। साथ में सिक्कों की बात करें तो सिक्कों के अंदर साम्राज्य की सीमाओं और साम्राज्य का वर्ष भी अंकित होता था। यानी सिक्के राजनीतिक जानकारी भी क्या बेटा दे रहे थे। यानी सिक्के मौर्य काल की आर्थिक राजनीतिक और धार्मिक हर तरह की जानकारी हमें उपलब्ध करा रहे हैं। अब आगे बात करते हैं पुराण की। पुराण की अगर बात करें तो पुराणों के अंदर भी बहुत कुछ हमें जानकारी मिलती है। खासकर इस पुराण के अंदर हमें नंद वंश, आपके जो मौर्य वंश है उनके शासकों की जानकारी प्राप्त होती है। अब आगे आते हैं कलाकृति। कलाकृति आपको पता है कि क्या होता है। मैं आर्ट एंड क्राफ्ट की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर हम लोग बड़ी बड़ी इमारतों की बात करते हैं। और इमारतें बन रही हैं या भवन बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, सड़क बन रहे हैं, तो इससे हमें कहीं ना कहीं उस काल की जो भी इंजीनियरिंग थी, जो आर्ट एंड क्राफ्ट थी, हमें उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। यानी भवनों से, इमारतों से, नालियों से, गलियों के निर्माण से हमें उस काल के भवन कला की जानकारी या फिर कहा जाए स्थापत्य कला की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक बच्चा, तो धीरे धीरे करके हमने यहाँ पर 8 मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत पढ़े हैं और इन 8 में से कभी कभार एग्जाम के अंदर पूरा पूछ लेता है, कभी कभार एक एक करके पूछ लेता है कि भाई मेगास्थनीज की इंडिका का वर्णन करो, क्या ये मौर्य काल की जानकारी बताता है या नहीं देता है भाई। इस तरह से अलग पूछ लेता है और कभी कभार एक अलग तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। मान लो मैंने यहाँ लिखा है मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत, ये लिखा है, मान लो क्वेश्चन ऐसे बन के आ जाए। लेकिन अगर दूसरा क्वेश्चन आएगा तो किस तरह के आएगा, जो चैप्टर का टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड पे ध्यान दो। नाम चैप्टर का टाइम पीरियड कितना बेटा, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी की जानकारी उपलब्ध कराने वाले स्रोत। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी की जानकारी उपलब्ध कराने वाले स्रोत। तो दूसरा क्वेश्चन ये है। तो इस तरह से वो अलग अलग करके क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक बच्चा, तो आपको समझ में आ चुका है तो बेटा उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। आज समझ में आया है, मजा आया है तो लाइक कर दो बेटा फटाफट, तेजी में कमेंट भी करो और सबसे पहले शेयर करो बेटा अपने दोस्तों को। आप शेयर नहीं करते और सब्सक्राइब भी जरूर कर लो बेटा। वीडियो तो देखते हो बट आप सब्सक्राइब भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी करो भाई, ताकि हम आपके लिए और ज्यादा मेहनत कर सकें, आपके लिए और वीडियोस जो है हम लाते रहें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।